नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी जोश पर। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, खास तौर पर उन अभ्यर्थियों के लिए जो यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी यूपीएसआई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ। विषय है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जिसे हम आमतौर पर आरटीआई एक्ट भी कहते हैं। बिल्कुल। और यूपीएसआई परीक्षा में जैसा कि हम जानते हैं, मूल विधि और संविधान का जो सेक्शन है वो काफी महत्वपूर्ण है। हाँ, काफी वेटेज है इसका। जी, अगर पिछले पेपर्स को देखें तो लगभग 22 से 25 सवाल इसी हिस्से से आते हैं। अच्छा, खासा नंबर है ये तो। हाँ, जिसमें से संविधान से करीब 15-16 और मूल विधि से मान के चलिए 7-8 प्रश्न, और आरटीआई एक्ट जो है वो इसी मूल विधि का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो आज की इस क्लास में हम कोशिश करेंगे कि आरटीआई एक्ट से जुड़े हर जरूरी पहलू को मतलब बिल्कुल विस्तार से समझें। जी, ताकि परीक्षा की तैयारी में कोई कसर न रह जाए। हाँ, इसकी पृष्ठभूमि, उद्देश्य, मुख्य प्रावधान, जो संशोधन हुए हैं और जो आयोग हैं, केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग, उनकी संरचना, सब कुछ। बिल्कुल। तो शुरू किया जाए। चलिए। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर इस अधिनियम को, इस कानून को लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, मतलब इसके पीछे सोच क्या थी। देखिए, जो सबसे बड़ा और प्राथमिक लक्ष्य था वो था सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना, मतलब ट्रांसपेरेंसी। ओके, ट्रांसपेरेंसी। जी, क्योंकि जब कामकाज पारदर्शी होता है, सबके सामने होता है, तो जो गड़बड़ी की गुंजाइश है, जो भ्रष्टाचार है, वो अपने आप कम होता है। हाँ, ये तो है। तो भ्रष्टाचार कम करना भी एक उद्देश्य हुआ। बिल्कुल। और तीसरा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, वो है नागरिकों को जानकारी पाने का अधिकार देकर उन्हें सशक्त बनाना, एम्पावर करना। एम्पावर करना, सही कहा। क्योंकि जब आम नागरिक सरकार से सीधे सवाल पूछ सकता है, जानकारी ले सकता है, तो लोकतंत्र सही मायने में मजबूत होता है। एकदम सही। वो खुद को व्यवस्था का हिस्सा महसूस करता है, ज्यादा सशक्त महसूस करता है। अच्छा, अब कुछ महत्वपूर्ण तारीखें और फैक्ट्स देख लेते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। हाँ, ये जरूरी है। जैसे इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी? ये मिली थी 15 जून 2005 को। ये तारीख महत्वपूर्ण है। 15 जून 2005, ठीक है। और ये पूरे देश में लागू कब से हुआ? ये लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 से। तो ये दोनों तारीखें 15 जून और 12 अक्टूबर 2005 याद रखनी चाहिए। बिल्कुल। और एक और बहुत जरूरी बात जो अक्सर कंफ्यूज करती है, वो है इसके तहत बनी संस्था की प्रकृति। मतलब सूचना आयोग जो है वो सांविधिक है या संवैधानिक? हाँ, ये बहुत कॉमन सवाल है। देखिए, ये एक सांविधिक यानी स्टैट्यूटरी संस्था है, संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सांविधिक मतलब? सांविधिक मतलब इसका गठन संसद द्वारा बनाए गए एक कानून के तहत हुआ है, जो कि आरटीआई एक्ट 2005 है। अच्छा। संवैधानिक संस्था वो होती है जिसका जिक्र, जिसके गठन का प्रावधान सीधे हमारे संविधान में दिया गया हो, जैसे चुनाव आयोग है या वित्त आयोग है। ओके, तो ये अंतर समझना बहुत जरूरी है कि आरटीआई एक्ट के तहत बने आयोग स्टैट्यूटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं। जी बिल्कुल। एक और दिलचस्प बात कि भारत में ये राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने से पहले भी कुछ राज्यों ने कोशिश की थी। हाँ, की थी। इसमें सबसे पहला राज्य माना जाता है तमिलनाडु को। तमिलनाडु? जी। कभी कभी ऑप्शन में गोवा भी दिखता है, पर ज्यादातर तमिलनाडु को ही पहला राज्य मानते हैं जिसने इस दिशा में पहल की थी। और दुनिया में सबसे पहले? दुनिया में सबसे पहला देश था स्वीडन। स्वीडन, अच्छा। और भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी। हाँ, ये नाम भी जरूरी है, वजाहत हबीबुल्ला। वजाहत हबीबुल्ला, ठीक है। ये भारत के पहले CIC मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे। चलिए, अब उद्देश्यों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमने बात की पारदर्शिता की, भ्रष्टाचार पर रोक की, जवाबदेही की, लेकिन ये जो नागरिकों को सशक्त बनाने वाली बात है, इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कोई अभ्यर्थी है, उसने कोई सरकारी भर्ती परीक्षा दी। हाँ। और उसे लगता है कि प्रक्रिया में कुछ ठीक नहीं हुआ, या उसे अपने नंबर जानने हैं या चयन का आधार समझना है। हाँ, कई बार ऐसा होता है। तो वो आरटीआई के तहत उस विभाग से ये सारी जानकारी मांग सकता है, अपनी आंसर शीट की कॉपी मांग सकता है, कट ऑफ पूछ सकता है। अच्छा। इसी तरह मान लीजिए किसी के इलाके में कोई सरकारी सड़क बन रही है। हाँ। या कोई प्रोजेक्ट चल रहा है। हाँ। और काम रुक गया, या पता करना है कितना पैसा खर्च हुआ, तो वो नागरिक आरटीआई फाइल करके ये जानकारी सरकार से ले सकता है। ये सीधे सीधे नागरिकों को सरकारी काम पर नजर रखने का अधिकार देता है। ये तो वाकई बहुत पावरफुल टूल है आम आदमी के हाथ में। बिल्कुल। तो इसकी प्रक्रिया क्या है? मतलब अगर किसी को जानकारी चाहिए तो उसे करना क्या होगा?
प्रक्रिया काफी सीधी रखी गई है। एक आवेदन लिखना होता है, वैसे तो फॉर्मेट है पर सादे कागज पर भी लिख सकते हैं। अच्छा, और इसके साथ सामान्यतः 10 रुपए का शुल्क लगता है। बस 10 रुपए? हाँ, मात्र 10 रुपए। ये आप नकद दे सकते हैं या डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक या पोस्टल ऑर्डर से भी। और जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, बीपीएल कार्ड धारक, उनके लिए ये शुल्क माफ है, उन्हें कोई फीस नहीं देनी होती। ये अच्छी बात है। तो ये आवेदन देना किसको होता है? ये आवेदन संबंधित सरकारी विभाग के लोक सूचना अधिकारी यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, शॉर्ट में PIO को देना होता है। PIO? जी, हर सरकारी विभाग में एक PIO नियुक्त करना कानूनन जरूरी है। ओके, अब सबसे जरूरी सवाल, जानकारी कितने दिन में मिल जाती है? इसकी कोई समय सीमा है? हाँ, बिल्कुल है। सामान्य परिस्थितियों में आवेदन मिलने के 30 दिनों के अंदर जानकारी देनी होती है। 30 दिन, ठीक है। लेकिन अगर जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या उसकी स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है, मतलब बहुत अर्जेंट है, तो ये समय सीमा बहुत कम है, सिर्फ 48 घंटे। अरे वाह, सिर्फ 48 घंटे जीवन और स्वतंत्रता के मामले में? जी, ये आपातकालीन स्थितियों के लिए है। और हाँ, अगर आवेदन किसी सहायक लोक सूचना अधिकारी यानी APIO के जरिए दिया गया है तो 30 दिन में 5 दिन और जुड़ जाते हैं, मतलब 35 दिन। अच्छा, और मान लीजिए 30 दिन या 48 घंटे में जानकारी नहीं मिली या जो मिली वो गलत है, अधूरी है, तब क्या? तब अपील का अधिकार है। अगर PIO के जवाब से संतुष्ट नहीं है या जवाब मिला ही नहीं तो आप पहली अपील कर सकते हैं। पहली अपील कहाँ होगी? ये उसी विभाग में PIO से जो वरिष्ठ अधिकारी होता है उसके पास होती है। वाह। और इसके लिए समय है जवाब मिलने की तारीख से या 30 दिन की अवधि खत्म होने के 30 दिनों के अंदर। ओके, और अगर पहली अपील से भी संतुष्टि नहीं मिली तो फिर दूसरी अपील का रास्ता है। ये आप केंद्रीय सूचना आयोग CIC या राज्य सूचना आयोग SIC जैसा भी मामला हो में कर सकते हैं। CIC या SIC में? जी, और इसके लिए समय है पहली अपील का निर्णय मिलने के 90 दिनों के भीतर। आयोग का जो निर्णय होता है वो फिर अंतिम माना जाता है और बाध्यकारी होता है। ठीक है, लेकिन क्या हर तरह की जानकारी मांगी जा सकती है या कुछ ऐसी जानकारी भी है जो सरकार नहीं देगी? हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है। अधिनियम की धारा 8 सेक्शन 8 में कुछ छूट दी गई है। मतलब कुछ ऐसी जानकारी है जिसे देने से मना किया जा सकता है। जैसे वो जानकारी जिसके पता चलने से भारत की संप्रभुता, अखंडता, देश की सुरक्षा या हमारे जो रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हित हैं उन पर बुरा असर पड़े या किसी विदेशी राज्य से संबंध बिगड़ने का खतरा हो। ये तो जरूरी है। बिल्कुल। इसके अलावा अगर कोर्ट ने किसी जानकारी को प्रकाशित करने से मना किया है या जिससे संसद या विधानसभा के विशेषाधिकार का हनन होता हो, वो भी नहीं दी जाती। और व्यापारिक गोपनीयता या किसी की निजी जानकारी? हाँ, व्यापारिक गोपनीयता, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या ऐसी निजी जानकारी जिसका सार्वजनिक हित से कोई लेना देना ना हो, उसे भी सामान्यता नहीं दिया जाता जब तक कि बड़े लोक हित में जरूरी ना हो। ठीक है, और जानकारी किस रूप में मिल सकती है? क्या सिर्फ कागज पर? नहीं, कई रूपों में। आप दस्तावेज मांग सकते हैं, रिकॉर्ड, कोई मेमो, ईमेल, कोई सलाह, प्रेस रिलीज, सर्कुलर, ऑर्डर, लॉगबुक, कॉन्ट्रैक्ट, रिपोर्ट, कागजात, सैंपल, मॉडल, कुछ भी। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी? हाँ, अगर जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूद है तो वैसे भी मांग सकते हैं। आप चाहें तो खुद जाकर दस्तावेज देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं या उनकी सर्टिफाइड कॉपी भी ले सकते हैं। इसमें ये जो PIO होता है, लोक सूचना अधिकारी, इसकी भूमिका काफी अहम लगती है। बहुत अहम। उसका काम सिर्फ एप्लीकेशन लेना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि आवेदक को सही समय पर सही और पूरी जानकारी मिले। मतलब जानकारी कहीं और हो तो भी उसे लाकर देनी होगी? जी हाँ, अगर जानकारी विभाग के किसी और सेक्शन या किसी और अधिकारी के पास है तो PIO की जिम्मेदारी है कि वो वहां से जानकारी लेकर आवेदक को दे। कुछ बड़े दफ्तरों में सहायक PIO यानी APIO भी होते हैं जो आवेदन लेकर PIO तक पहुंचाते हैं। RTI की कुछ बड़ी कामयाबियों के बारे में भी बात करते हैं। क्या इसने वास्तव में कुछ बड़ा बदलाव लाया है? बिल्कुल लाया है। कई बड़े मामले उजागर करने में RTI से मिली जानकारी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे कि 2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला या टूटी स्पेक्ट्रम घोटाला। इनमें कई जरूरी तथ्य RTI के जरिए ही पब्लिक डोमेन में आए थे। हाँ, सुना है इनके बारे में। तो ये दिखाता है कि ये कानून सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये वाकई जमीनी स्तर पर असर डालता है। लेकिन इसकी कुछ आलोचना भी तो होती है, खासकर 2019 में जो संशोधन हुआ उसके बाद। हाँ, 2019 के संशोधन के बाद कुछ चिंताएं जरूर उठी हैं। मुख्य चिंता सूचना आयुक्तों की स्वायत्तता, मतलब उनकी ऑटोनॉमी को लेकर है। वो कैसे, क्या बदलाव हुआ था? देखिए, इस संशोधन ने केंद्र सरकार को यह अधिकार दे दिया कि वो केंद्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर मुख्य सूचना आयुक्त और बाकी सूचना आयुक्तों के वेतन,
उनके भत्ते और उनकी सेवा की बाकी शर्तें तय करेगी। तो इससे क्या फर्क पड़ा? पहले क्या था? पहले जो 2005 का मूल कानून था, उसमें केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन वगैरह मुख्य चुनाव आयुक्त के बराबर था और बाकी सूचना आयुक्तों का चुनाव आयुक्तों के बराबर। अच्छा, एक स्टैंडर्ड तय था। जी, इसी तरह राज्यों में भी उनके समकक्ष अधिकारियों के बराबर तय था। इससे उन्हें एक तरह की स्वतंत्रता और सुरक्षा मिलती थी। और अब जब ये सब कुछ केंद्र सरकार तय करेगी, तो आलोचकों का ये कहना है कि इससे सूचना आयोग की स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है। मतलब वो सरकार के दबाव में आ सकते हैं? हाँ, ऐसी चिंता जताई जाती है कि आयुक्त शायद सरकार के प्रति ज्यादा वफादार हो जाएं, क्योंकि उनकी सेवा शर्तें अब सरकार पर निर्भर करेंगी। तो जो एक वॉचडॉग यानी निगरानी संस्था वाली भूमिका है, उस पर सवाल उठता है। तो अगर हम 2005 के एक्ट और 2019 के संशोधन की तुलना करें तो मुख्य बदलाव 2 हुए। हाँ, मोटे तौर पर 2। पहला कार्यकाल यानी टेन्योर को लेकर। पहले कितना था कार्यकाल? पहले केंद्र और राज्य दोनों जगह CIC और IAC का कार्यकाल 5 साल या 65 साल की उम्र तक जो भी पहले हो फिक्स था। 5 साल या 65 साल? जी, लेकिन 2019 के संशोधन के बाद ये कहा गया कि कार्यकाल केंद्र सरकार तय करेगी और अभी जो नियम हैं उनके हिसाब से ये कार्यकाल 3 साल कर दिया गया है। 5 साल से घटाकर 3 साल कर दिया। हाँ, 3 साल या 65 वर्ष की आयु तक। और दूसरा बदलाव? वेतन और सेवा शर्तों वाला। बिल्कुल। पहले चुनाव आयुक्तों के बराबर तय था, अब केंद्र सरकार समय समय पर निर्धारित करेगी। तो ये संशोधन काफी महत्वपूर्ण है समझने के लिए। चलिए अब केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIC की संरचना और कामकाज को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। इसका गठन किस धारा के तहत होता है? CIC का गठन RTI एक्ट की धारा 12 के तहत होता है और केंद्र सरकार के लिए इसका गठन करना अनिवार्य है। इसमें कौन कौन होते हैं, मतलब इसकी संरचना क्या है? इसमें एक होते हैं मुख्य सूचना आयुक्त यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC। जी, और उनके अलावा अधिकतम 10 सूचना आयुक्त यानी इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हो सकते हैं। अधिकतम 10 मतलब 10 से कम हो सकते हैं पर ज्यादा नहीं? बिल्कुल, 10 से ज्यादा नहीं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति? जी। लेकिन क्या वो सीधे कर देते हैं? नहीं, वो एक समिति यानी कमेटी की सिफारिश पर करते हैं। ये कमेटी बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, कौन होता है इस कमेटी में? इस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं? जी, और सदस्यों में शामिल होते हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई एक कैबिनेट मंत्री। ओके, प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री। और अगर विपक्ष का कोई मान्यता प्राप्त नेता न हो तो फिर लोकसभा में जो सबसे बड़ा विपक्षी दल होता है उसके नेता को सदस्य बनाया जाता है। ठीक है, तो नियुक्ति प्रक्रिया में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को शामिल करने की कोशिश है। जी बिल्कुल। इन आयुक्तों के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? कौन बन सकता है आयुक्त? कानून कहता है कि इन्हें सार्वजनिक जीवन का अच्छा अनुभव होना चाहिए और साथ ही विधि यानी कानून, विज्ञान, तकनीक, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, मास मीडिया या फिर प्रशासन और शासन का गहरा ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। और क्या कोई अयोग्यताएं भी हैं? मतलब कौन नहीं बन सकता? हाँ, कुछ शर्तें हैं, जैसे वो व्यक्ति संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है। कोई और लाभ का पद धारण न करता हो, किसी राजनीतिक दल से न जुड़ा हो और कोई बिजनेस या व्यापार ना चला रहा हो। और क्या इन्हें दोबारा नियुक्त किया जा सकता है, मतलब रीअपॉइंटमेंट? नहीं, सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। अच्छा। हाँ, ये हो सकता है कि कोई सूचना आयुक्त बाद में मुख्य सूचना आयुक्त बन जाए, पर कुल मिलाकर उनका कार्यकाल जो तय है अब 3 साल, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। कार्यकाल की बात तो हमने कर ली, 3 साल या 65 साल की उम्र। जी। वेतन का क्या? संशोधन के बाद कितना तय हुआ है? अभी के नियमों के हिसाब से मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन लगभग 2.5 लाख रुपए प्रति माह है। 2.5 लाख? जी, और बाकी सूचना आयुक्तों का 2,25,000 रुपए प्रति माह। हालांकि ये आंकड़े केंद्र सरकार बदल सकती है। ठीक है, अगर किसी आयुक्त को इस्तीफा देना हो तो? वो अपना लिखित इस्तीफा राष्ट्रपति को संबोधित करके दे सकते हैं। राष्ट्रपति को? और क्या इन्हें पद से हटाया भी जा सकता है? हाँ, हटाया जा सकता है। अधिनियम की धारा 14 में इसकी प्रक्रिया दी गई है। धारा 14? हाँ। कैसे हटा सकते हैं? राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को अगर साबित हो जाए कि उन्होंने कोई कदाचार किया है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या वो अक्षम, इनकैपेसिटी है, तो हटा सकते हैं। लेकिन क्या राष्ट्रपति सीधे हटा देंगे? नहीं,
ऐसे मामलों में पहले राष्ट्रपति को मामला सुप्रीम कोर्ट को जांच के लिए भेजना होता है। सुप्रीम कोर्ट की जांच? जी, अगर सुप्रीम कोर्ट जांच करके रिपोर्ट देता है कि हाँ, हटाने का आधार सही है, तभी राष्ट्रपति हटा सकते हैं। इसके अलावा भी कोई आधार हैं हटाने के? हाँ, कुछ और आधार हैं जिन पर राष्ट्रपति सीधे हटा सकते हैं। जैसे अगर वो दिवालिया हो जाएं, या अपने कार्यकाल में कहीं और नौकरी करने लगे, या मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो जाएं, या कोई ऐसा वित्तीय हित साध लें जिससे उनके काम पर असर पड़े। ओके, और ये आयोग अपनी रिपोर्ट किसे देता है? केंद्रीय सूचना आयोग अपनी सालाना रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपता है। और सरकार उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के सामने रखवाती है। ठीक है, ये तो हो गई केंद्रीय सूचना आयोग की बात। अब राज्यों में भी तो ऐसा ही कुछ होता होगा? बिल्कुल, जैसे केंद्र में CIC है, वैसे ही राज्यों के लिए राज्य सूचना आयोग यानी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन यानी SIC है। इसका गठन किस धारा में है? इसमें एक होते हैं राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर SIC, एक SIC, और अधिकतम 10 राज्य सूचना आयुक्त, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स SICs। यहाँ भी अधिकतम 10 वाली सीमा है। और राज्य में नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति तो नहीं करते होंगे? नहीं, राज्य में नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल यानी गवर्नर द्वारा की जाती है। राज्यपाल द्वारा? और यहाँ भी कोई कमेटी होती है सिफारिश के लिए? हाँ, यहाँ भी एक कमेटी है। इस राज्य स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष होते हैं राज्य के मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री अध्यक्ष? जी, और सदस्यों में होते हैं राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री द्वारा नामित राज्य कैबिनेट का कोई एक मंत्री। यहाँ भी वही नियम लागू होता है कि अगर विपक्ष का नेता नहीं है तो सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता सदस्य होगा। ठीक है, योग्यताएं और अयोग्यताएं भी वैसी ही हैं जैसी केंद्र के लिए थी? एकदम समान। वही सार्वजनिक जीवन का अनुभव, विधि विज्ञान, समाज सेवा वगैरह का ज्ञान, और वही अयोग्यताएं, विधानमंडल का सदस्य ना हो, लाभ का पद ना हो, राजनीतिक दल से न जुड़े हों, व्यापार ना करते हों, और ये भी पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते। और कार्यकाल और सेवा शर्तें वो भी केंद्र सरकार ही तय करती है? हाँ, 2019 के संशोधन के बाद राज्य स्तर के आयुक्तों का कार्यकाल भी केंद्र सरकार ही तय करती है, जो अभी 3 साल या 65 साल की उम्र तक है, और उनके वेतन भत्ते वगैरह भी केंद्र सरकार ही निर्धारित करती है। अच्छा, त्याग पत्र किसको देंगे? राज्य के आयुक्त अपना इस्तीफा राज्यपाल को संबोधित करके दे सकते हैं। और हटाने की प्रक्रिया? वो भी लगभग वैसी ही है। राज्यपाल हटा सकते हैं साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर, लेकिन उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट जरूरी है। बाकी आधारों पर राज्यपाल सीधे भी हटा सकते हैं। और राज्य आयोग अपनी रिपोर्ट किसे देगा? राज्य सूचना आयोग अपनी सालाना रिपोर्ट संबंधित राज्य सरकार को सौंपता है, और राज्य सरकार उसे राज्य विधानमंडल के सामने रखवाती है। चलिए, ये तो हो गई आयोगों की बात। अब अंत में RTI एक्ट की कुछ सबसे महत्वपूर्ण धाराएं, मतलब सेक्शंस, जिन पर सवाल बन सकते हैं, उन पर एक नजर डाल लेते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सारी धाराएं याद रखना मुश्किल है, पर कुछ प्रमुख धाराएं पता होनी चाहिए। जैसे धारा 2। धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे सूचना क्या है, लोक प्राधिकारी कौन है, PIO कौन है, ये सब। ठीक है, फिर धारा 3। धारा 3 बहुत महत्वपूर्ण है। यही वो धारा है जो सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार देती है। ये एक्ट का आधार है। नागरिकों को अधिकार देने वाली धारा 3। फिर धारा 6। धारा 6 में बताया गया है कि सूचना पाने के लिए आवेदन कैसे करना है, उसकी प्रक्रिया क्या है। आवेदन की प्रक्रिया, धारा 6। और धारा 7? धारा 7 भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये आवेदन के निपटारे से जुड़ी है। इसमें वो 30 दिन और 48 घंटे वाली समय सीमा बताई गई है। समय सीमा वाली धारा 7। अब धारा 8। धारा 8, जैसा हमने पहले बात की थी, ये उन सूचनाओं के बारे में है जिन्हें देने से छूट है, एग्जेम्पशंस, राष्ट्रीय सुरक्षा, गोपनीयता वगैरह। ये बहुत जरूरी धारा है। हाँ, छूट वाली धारा 8। फिर सीधा चलते हैं धारा 12 पर। धारा 12 केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIC के गठन का प्रावधान करती है। CIC का गठन, धारा 12। और धारा 13? धारा 13 केंद्रीय आयुक्तों के कार्यकाल और सेवा शर्तों से संबंधित है। हालांकि इसमें 2019 में संशोधन हो चुका है। ठीक है, धारा 14? धारा 14 में केंद्रीय आयुक्तों को पद से हटाने की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। पद से हटाना, धारा 14। फिर धारा 15? धारा 15 राज्य सूचना आयोग यानी SIC के गठन का प्रावधान करती है। SIC का गठन, धारा 15। अब धारा 18? धारा 18 सूचना आयोगों की शक्तियों और उनके कार्यों के बारे में बताती है। जैसे किसी मामले की जांच करना, सबूत मांगना, उन्हें सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां मिली होती हैं। आयोग की शक्तियां, धारा 18। और आखिरी धारा 19? धारा 19 अपील से संबंधित है। पहली अपील, दूसरी अपील की प्रक्रिया इसमें है, और इसी में दंड
यानी पेनल्टी का भी प्रावधान है। पेनल्टी? किसको लगती है पेनल्टी? ये पेनल्टी लोक सूचना अधिकारी यानी पीआईओ पर लग सकती है। अच्छा, किस लिए? अगर पीआईओ बिना किसी सही कारण के आवेदन लेने से मना करे, या समय पर जानकारी ना दे, या जानबूझकर गलत या अधूरी जानकारी दे, या जानकारी को नष्ट कर दे, तो सूचना आयोग उस पर जुर्माना लगा सकता है। कितना जुर्माना? जुर्माना है 250 रुपए प्रतिदिन, जब तक आवेदन लिया नहीं जाता या सूचना दी नहीं जाती। 250 रुपए रोज का? जी, लेकिन कुल जुर्माना 25,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। अधिकतम 25,000? हाँ, और जुर्माना लगाने से पहले अधिकारी को अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है। और जुर्माने के अलावा भी कुछ हो सकता है? हाँ, आयोग संबंधित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई मतलब डिपार्टमेंटल एक्शन की सिफारिश भी कर सकता है। ये प्रावधान अधिकारियों को जवाबदेह बनाने के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण धाराएं। जी, तो कुल मिलाकर देखें तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 वाकई भारत में शासन को ज्यादा पारदर्शी, ज्यादा जवाबदेह बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम रहा है। निसंदेह ये नागरिकों के हाथ में एक बहुत शक्तिशाली हथियार है। और यूपीएसआई परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए तो ये बेहद जरूरी है ही। इसकी पृष्ठभूमि, उद्देश्य, आयोगों की संरचना, 2019 का संशोधन और ये जो मुख्य धाराएं हमने डिस्कस की, खासकर 3, 7, 8, 12, 15, 19, इन्हें अच्छे से समझना होगा। हाँ, इनसे सवाल बनने की पूरी संभावना रहती है। और ये सिर्फ परीक्षा के लिए ही नहीं, मुझे लगता है एक जागरूक नागरिक बनने के लिए भी इस कानून को जानना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। ये हमें अपने अधिकारों के प्रति सचेत करता है। तो बस लगन से और सही दिशा में मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। जी। और जाते जाते एक विचारणीय प्रश्न यहाँ उठता है कि जिस तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, डिजिटल दुनिया बढ़ रही है, डेटा का अंबार लग रहा है, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पैदा हुई जानकारी, डेटा प्राइवेसी की नई चिंताएं, क्या लगता है कि ये 2005 का कानून इन भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है? ये सोचने वाली बात है। क्या इसमें आगे और बदलावों की जरूरत पड़ेगी? इस पर सोचिएगा जरूर। जरूर। तो आज की क्लास में हमने आरटीआई के बारे में जाना। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। धन्यवाद।